तो जिन जिन स्टेट्स में तो अपॉइंटमेंट एज पर नॉर्म्स हुई है, वहां तो सरकार को विदाउट लेट अप कर देना चाहिए। जैसे पंजाब ने किया 1.5 साल पहले। पंजाब ने अपने जो भी टीचर 12,000 के टीचर थे, जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंड टीचर थे, जो काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, सोसाइटी के अंडर थे, उन सारी पोस्टों को उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्रिएट कर दिया और टीचर्स को रेगुलर कर दिया। तो और कई जगह समस्या बहुत ही खराब है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तनख्वाह बहुत कम है वहां पे। आई थिंक सो इतनी कम तनख्वाह और शायद भारत में कहीं नहीं होगी। जो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरविंद राणा जी। आप सभी ये जानते हैं, सारे देश भर में सर्व शिक्षा के अधीन जो टीचर है, ऐसे भी कई स्टेट है जहां पर डिमांड पूरा हो गया है और कई ऐसी भी स्टेट है जहां पर डिमांड पूरा नहीं हुआ है। और स्पेशली हमारे वेस्ट बंगाल का हाल देश के सभी स्टेट से बहुत ही बुरा है। इसी विषय में हम अरविंद राणा जी से खास बातचीत करेंगे और किस ये जो वर्षों का जो डिमांड है, जो स्ट्रगल चल रहा है वर्षों से, और स्पेशली हमारी वेस्ट बंगाल में पिछले 15 साल से जो स्ट्रगल चल रहा है, इसका हल क्या है, इसका निवारण क्या है, इसी विषय में हम बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशली अरविंद राणा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में इतना टाइम देने के लिए। বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আমরা আজ খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতৃত্বকে পেয়েছি, একজন জাতীয় স্তরের আমরা নেতৃত্বকে পেয়েছি। আজ আমাদের সাথে আছেন অল ইন্ডিয়া টিচার অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ রাণাজি। আপনারা সকলেই জানেন অরবিন্দ রাণাজি সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন রাজ্যব্যাপী তার সংগঠন লিড করেছেন এবং তাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যে পার্শ্ব শিক্ষকদের দাবি পূরণ অলরেডি হয়ে গেছে। আমরা তার কাছে আজ আমাদের রাজ্যের কোন পথে দাবি আদায় হবে বা এই মুহূর্তে বর্তমান সময়ে আমাদের কি করণীয়, কি করা উচিত, কেন্দ্র সরকারের ভূমিকা কতটা, স্টেট গভর্নমেন্টের ভূমিকা কতটা, প্যাপ মিনিটসের ভূমিকা গুরুত্ব কতটা, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমরা তার সাথে আলোচনা করব, তার সাথে জেনে নেব। আপনাদের সকলের কাছে রিকোয়েস্ট, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। अरविंद जी, आपसे मेरा पहला सवाल, सारे देश भर में सर्व शिक्षा के तहत जो टीचर है, उसका बरसों से जो स्ट्रगल चल रहा है, बरसों का जो डिमांड है, ये क्यों नहीं पूरा हो रहा है, इस विषय में आपकी क्या राय है? एक्चुअली जो ये सर्व शिक्षा अभियान, जो पहले नाम था 2001 से शुरू किया था भारत सरकार ने, और बाद में अभी पिछले साल इसका नाम बदल गया, समग्र शिक्षा रखा गया है। तो इसमें क्या है कि जो टीचरों की डिमांड है वो पूरी तरह से एक वन साइडेड नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि अगर पूरे भारत में समग्र शिक्षा के अंडर तकरीबन इस वक्त 20 लाख के आसपास टीचर काम सैंक्शन पोस्टें हैं सारी, और भारत सरकार ने जब पोस्ट सैंक्शन की थी तो सैंक्शन का मतलब होता है बजट सैंक्शन करना। भारत सरकार ने ये भी कहा था कि पोस्टें स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी, पोस्टें जो आपकी प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर की पोस्टें हैं, और ये पोस्टें रेगुलर सैंक्शन होगी। तो कई स्टेट थे, उन्होंने सारे नियम मान लिए और इन पोस्टों को रेगुलरली अपने डिपार्टमेंट में इधर एलिमेंट्री में क्रिएट कर लिया उसको, और टीचरों को रेगुलर अपॉइंट कर लिया। लेकिन कुछ स्टेट्स थी वो रह गई हैं, जिसमें मैं नाम ले लेता हूँ। तो वेस्ट बंगाली हो गई, चंडीगढ़ है, आज की डेट में असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इन स्टेट, नागालैंड भी हो गया, इन स्टेट में अभी ये चीजें रहती हैं। और जहां टीचर को इन्होंने समग्र शिक्षा सोसाइटी, जिसका पहला नाम था सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, उसमें अपॉइंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्ट पे पोस्ट क्रिएट कर दी वहां पे, और इस कारण से समस्या चल रही है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन थी कि ये पोस्ट रेगुलर सैंक्शन होगी और इनकी अपॉइंटमेंट एज पर नॉर्म्स होगी, इनकी सैलरी होगी वो भी जो स्टेट कैडर का जो रेगुलर टीचर है उनके बराबर होगी। टीचर तो ये भी रेगुलर ही होने थे, बट इनका जो बजट का हेड था वो डिफरेंट होना था। बट जो तो रेगुलर शुरू से अपॉइंट हो गए उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल है, राजस्थान है, हरियाणा है, ऐसे, और साउथ में चलो केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना, ऐसे बहुत स्टेट्स हैं सारे जहां रेगुलरली अपॉइंट किए टीचर उन्हें, और वहां के टीचर को पता ही नहीं है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंडर है वो टीचर, उनको किसी को नहीं पता। क्योंकि ये रूल कहता है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है ये बजट का हेड है, ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है। बट जिन स्टेट्स के नाम आपके बताए वहां पे इन्होंने इसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना दिया, उससे समस्या आ रही है। अब जो टीचरों की डिमांड इतने सालों से है कि जो गलती सरकार ने की है उस गलती को ठीक किया जाए।
तो जिन जिन स्टेट्स में तो अपॉइंटमेंट एज पर नॉर्म्स हुई है, वहां तो सरकार को विदाउट लेट अप कर देना चाहिए। जैसे पंजाब ने किया 1.5 साल पहले। पंजाब ने अपने जो भी टीचर 12,000 के टीचर थे, जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंड टीचर थे, जो काम कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, सोसाइटी के अंडर थे, उन सारी पोस्टों को उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्रिएट कर दिया और टीचर्स को रेगुलर कर दिया। तो यही चीजें हम हैं सरकार करे, इससे कोशिश तो बहुत हो चुकी है और कई जगह समस्या बहुत ही खराब है। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तनख्वाह बहुत कम है वहां पे। आई थिंक सो इतनी कम तनख्वाह और शायद भारत में कहीं नहीं होगी जो एसएसए के अंडर रखे गए हैं। इसके ऊपर तनख्वाह की बात करें तो शायद मेघालय में है, जो 11 से 14 हजार तनख्वाह है वहां पे। यहाँ तो बहुत बहुत ही कम है, बिल्कुल ही ऊपर से बढ़ा भी नहीं रहे तनख्वाह। तो एक समस्या का विषय है। मैं भी पहली बार, बहुत बार मैं इवन 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गया था, मैं एचआरडी मिनिस्टर से मिला था, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिस्टर उपेंद्र कुशवाहा से तब मिला था। उसके बाद जो वहां के इकोनॉमिक एडवाइजर थे एमएचआरडी के, उनसे मिला था। तो उनका मानना था कि हमें क्या एतराज है, हम तो इस समस्या दूर करना चाहते हैं। अगर हमने इनको कहा था कि आप स्टेट को डायरेक्शन क्यों नहीं देते, तो एमएचआरडी का स्टैंड इस तरह से है कि वो अपने बनाए हुए नियमों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो उस वक्त जो इकोनॉमिक एडवाइजर था, उन्होंने हमें कहा कि यार ऐसा करो, अगर आपका स्टेट आपकी कहना नहीं मानता, बात नहीं मानता, आप कोर्ट में केस कर दो, हम आपका साथ देंगे वहां पे। तो ये तो बचने वाली बात थी उन्होंने कि अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेक्शन 38 आरटी एक्ट के अंदर ड्यूटी है कि अगर कहीं एनोमली है, उस एनोमली को दूर करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन डायरेक्शन उसने आज तक दी नहीं, इस कारण समस्या बरकरार है। अगर मैं बात करूं पंजाब, 1.5 साल पंजाब की समस्या दूर हो गई। मणिपुर में वो समय समय पोस्ट क्रिएट करते हैं और अगले कर देते हैं। वेस्ट बंगाल में सुना था कि उन्होंने 60 साल की पॉलिसी बनाई हुई है, लेकिन जिस पॉलिसी में आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, उस पॉलिसी कोई फायदा नहीं है। अब एक एम्प्लॉय 8 से 10 हजार पे लाइफ नहीं जी सकता आज के जमाने में। सेम असम जो गवर्नमेंट थी, असम गवर्नमेंट ने भी उनको 60 साल की रिटायरमेंट, 60 साल की पॉलिसी बोली कि सारे बेनिफिट देंगे, लेकिन उस बेनिफिट में इनकी प्रमोशन नहीं हो सकती। उसमें जो सीपीएफ है वो एक रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर नहीं होगा। तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट बचने की कोशिश कर रही है। तरीका तो ये होता, जितनी असम गवर्नमेंट की पोस्टें थी, सारी पोस्टों को वो असम स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट करता, और ये पोस्टें जो असम का जो सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी है, समग्र शिक्षा आजकल उसका नाम, वहां से पोस्ट खत्म होती, ये सारे टीचर मर्ज होते एजुकेशन डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे, इनको सारी सीनियरिटी मिलती, बेनिफिट मिलता, फ्यूचर में प्रमोशन मिलती, सब कुछ समस्या ये होती। हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। एक अरुणाचल प्रदेश की, हाँ, एक अरुणाचल प्रदेश की बात भी कर देता हूं। वहां अरुणाचल प्रदेश में भी वहां के टीचर्स की यूनियन ने प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ, असाता एसोसिएशन है। तो 2010 में एसोसिएशन के दबाव में आकर सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, उनकी रेगुलेशन पॉलिसी। लेकिन पॉलिसी में कमी थी। उन्होंने, सरकार ने ये कहा, जब जब हमारी स्टेट बजट की पोस्टें खाली होती हैं, रिटायरमेंट से होती है, डेथ से होती है, तो उन पोस्टों पे हम प्रोपोर्शनली 10, 15, 20 या 50% तक आपको वहां पे टीचर अपॉइंट कर देंगे, रेगुलराइज कर देंगे। लेकिन उस बात को 10 साल बीत गए हैं। 10 साल में 300 या 350 लोग रेगुलर हुए हैं, 6,500 लोग काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर इस तरह से रेगुलर करने लगे तो बंदा 100 साल का हो जाए तब भी रेगुलर नहीं होगा। तो वो पॉलिसी भी गलत थी। तो इस वक्त जो हमें दिख रहा है कि भी यहाँ स्टेट वाइज अलग से अलग सिचुएशन देख के मूवमेंट चलाने की जरूरत है। मूवमेंट से सरकार नहीं मानती, जो पीछे भी नहीं मान रही है। तो जो वहां के स्टेट की जो एसोसिएशन है, थोड़ा उस पर काम करे, कागजों पे, और उस हिसाब से कोर्ट में केस, अगर उनको लगता है कि ये जीतने वाला केस है, अगर उनकी अपॉइंटमेंट एज पर नॉर्म्स हुई है, तो वो कोर्ट में रेगुलेशन केस करे। अगर अपॉइंटमेंट एज पर नॉर्म्स नहीं है तो सरकार पे दबाव डाले। कितने साल बीत गए हैं, भारत सरकार के इंस्ट्रक्शन से उन्होंने अपनी जो डीएड का कोर्स था वो भी कर लिया है, तो कम से कम उनका जो सैलरी है वो तो बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के भी जो ऑर्डर थे इक्वल पे इक्वल वर्क में, जो पंजाब वाले केस में दिए थे, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, जिसमें कम से कम बेसिक और डीए तो मिले उनको जिनकी अपॉइंटमेंट एज पर नॉर्म्स नहीं हुई है। बाकी इस पे संघर्ष चल रहा है, जारी है। अरविंद जी, मेरा आपसे अगला सवाल, हमारे वेस्ट बंगाल में पिछले साल 32 डेज का स्ट्राइक चला, भूख हड़ताल चला। उसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक भी हुआ। उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया, उसके बाद कोविड आया, उसको लेकर फिर पोस्टपोन हुआ। मगर आज 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक जो डिमांड था हमारा वो पूरा नहीं हुआ। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? सरकार है, उनका काम करने का तरीका है। मेन होता है कि जब कोई बड़ा आंदोलन शुरू होता है तो सरकार दबाव में आती है और उनकी नेगोशिएशन पे तैयार हो जाती है। लेकिन सरकार को पता है कि मूवमेंट, आंदोलन शुरू करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और दोबारा शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनका, सरकार का मेरे हिसाब से लगता है मोटिव था कि आंदोलन को तोड़ा जाए, तोड़ने के लिए ब्रेक लाया जाए उसमें। उसके लिए सरकार ने आश्वासन दे दिया
और बाद में सरकार उस आश्वासन से मुकर गई। सरकार के काम करने के तरीके होते हैं ऐसे। अरविंद जी, मेरा अगला सवाल आपको एनईपी को लेकर है, जातीय शिक्षा नीति को लेकर। अगर सारे देश भर में जातीय शिक्षा नीति लागू होता है, उसके बाद सर्व शिक्षा के तहत जो टीचर है उसका भविष्य क्या होगा? इस विषय में सर आपकी क्या राय है? अगर मैं एनईपी के देखूं, जो मैंने एनईपी पढ़ा था, तो उसमें पॉलिसी में इन्होंने डिटेल में कुछ दिया नहीं इसके टीचर्स के बारे में। सिर्फ एक दो लाइनें आती है जिसमें वो मेंशन करते हैं कि एनईपी कहती है कि जो ये पैरा टीचर है इस सिस्टम को हम 2022 तक खत्म कर देंगे, पर ये नहीं बताया खत्म कैसे करेंगे। ये भी कहा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है, जो पैरा टीचर सिस्टम या कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे, पर कैसे करेंगे ये कुछ नहीं बताया हुआ। ये सारा उन्होंने बीच में छोड़ दिया है। तो वही सिचुएशन होगी जैसे पहले थी, कह रहे खत्म कर देंगे, कैसे खत्म कर देंगे इस पे कुछ नहीं। जब तक ये प्रक्रिया समझ नहीं आएगी तो इनकी मंशा पता नहीं चलेगी कि चाहते क्या है। दूसरा, एनईपी बहुत कुछ कह रही है करने को, लेकिन उसका पैसा कहां से आएगा स्टेट बेस्ड? अगर वो कहती है कि एनईपी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं जी, एज पर अपॉइंटमेंट एज पर नॉर्म्स हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म करते हैं, इनको कहेंगे जी स्टेट गवर्नमेंट को मर्ज कर ले, स्टेट गवर्नमेंट चिल्लाएगी जी ये सेंटर हम पे जबरदस्ती कर रहा है, हमारे पास इतने फंड नहीं है कि हम इनको रेगुलर कर देंगे, वो कर। सरकार के अपने बहाने होते हैं। तो जब तक सरकार इसके ऊपर फर्दर डॉक्यूमेंट नहीं निकालती, क्लैरिफिकेशन नहीं देती, ये पिक्चर क्लियर होनी मुश्किल है थोड़ी सी।